इसीलिए हमेशा थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में बिना म्यूजिक के ड्राइव करना चाहिए। इन शॉर्ट माइलेज जो इस गाड़ी का है, डीजल इंजन है ये, 4x2 है। नाइट मोड में स्विच करने में आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हालांकि अब वेंटिलेटेड सीट्स आने लग गई हैं। आगे वाले जो वेंट्स है उनसे ज़्यादा दिक्कत है पीछे वाले वेंट्स में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्कॉर्पियन के अंदर और अभी हम चलते हैं ड्राइव पर, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ स्कॉर्पियन के बारे में अच्छी चीज़ें जो मुझे लगती है और कुछ बुरी चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ करी है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर एक चीज़ जो कि है एसी। मैंने अभी एसी ऑन किया है गर्मी की वजह से। और जैसे कि आपको पता है नॉर्थ इंडिया में कितनी गर्मी पड़ती है, उस हिसाब से एसी तो इसका एक नंबर है। एसी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है एसी से आने वाली नॉइज़ को लेकर। तो होता क्या है कि अगर आप इसको तेज करते हैं तो इसकी जो नॉइज़ है वो ऐसी रहती है कि जिसकी वजह से आप बाकी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आप फ़ोन कॉल पर स्पीकर लगाकर तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है। अगर आप बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है। बट आगे वाले जो वेंट्स है उनसे ज़्यादा दिक्कत है पीछे वाले वेंट्स में। अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ आपको पता चलेगा। मैंने पीछे वाला वेंट अभी ऑन किया है। इसकी आवाज़ ऐसे आती है जैसे आपका रेडियो जब फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ पाता है तो जो उसमें आवाज़ आती है, बजिंग जो साउंड होती है वो। तो ये वाली जो नॉइज़ है ये काफ़ी इरिटेटिंग है और इसकी वजह से मैं कई बार होता है कि गाड़ी चलाते हुए चेक कर रहा हूँ कि कहीं रेडियो तो कनेक्टेड नहीं है। तो अब हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हाँ, अगर ये नॉइज़ आ रही है तो पहले एसी चेक करो पीछे वाला। तो ये एसी के जो वेंट्स की नॉइज़ है, एसी एक नंबर है, एसी में कोई दिक्कत नहीं है। एसी के जो वेंट्स है, ये वेंट्स के नॉइज़ की दिक्कत है। और बाकी गाड़ियों में मैंने इतना नहीं देखा है, बट फिर भी हम इसको +1 एंड -1 मान सकते हैं, क्योंकि जब एसी इतना तगड़ा है तो थोड़ी सी हम जो नॉइज़ है उसको बियर कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है अब महिंद्रा ने रिजॉल्व कर दी है वो है वेंटिलेटेड सीट्स। नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है कि वेंटिलेटेड सीट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, नॉर्थ इंडिया में खासकर। तो सनरूफ है जो कि काइंड ऑफ हम लोगों के लिए, कितनी गर्मी आ रही है, धूप आ रही है, हम लोगों के लिए उतना यूजफुल फीचर नहीं है। थोड़ा लुक्स में देखने में लगता है कि हाँ एक अब कोई हाई क्लास की गाड़ी है। किसी भी गाड़ी में लगा दो, आप टाटा पंच में लगा दो या फिर किसी में भी लगा दो तो लगता है कि हाई क्लास की गाड़ी है। बट ये परसेप्शन वाली बात है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को यूजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जो कि काइंड ऑफ गिमिक्स होती हैं, तो उन लोगों को सनरूफ इतनी इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं है जितना वेंटिलेटेड सीट्स हैं। तो हालांकि अब वेंटिलेटेड सीट्स आने लग गई हैं स्कॉर्पियन के जो टॉप मॉडल्स है उसमें, फ्रंट रो के लिए। बट अगर इस चीज़ को बेस मॉडल से देना चालू कर दिया जाए थोड़े बहुत एडिशनल कॉस्ट के साथ में, बेस मॉडल या उसके ऊपर वाले मॉडल से, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ ही सनरूफ को ऑप्शनल बनाया जा सकता है हर मॉडल के साथ में, जैसे कि टाटा ने किया है। तो टाटा का जैसे क्रिएटिव प्लस या फिर कोई मॉडल लेने जाओ आप, उसमें क्या रहता है कि आपको ऑप्शन रहता है, अगर आप सनरूफ के साथ लेना चाहते हैं कि विदाउट सनरूफ लेना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आपका 50,000 प्लस माइनस या 60,000 प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को इंडियन कार मेकर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे उनके सनरूफ चाहने वाले लोग भी सनरूफ वाली गाड़ियाँ लेते रहे, और जिन लोगों को सनरूफ से कोई मतलब नहीं है वो लोग ना लें। सेकंड पॉइंट है, जैसे ही मैं रिवर्स करता हूँ तो मुझे जो कैमरा दिखता है, कैमरे की क्वालिटी महिंद्रा की तो ऐसे ही जैसे कि हम 90s के दशक में हो और उस टाइम पे जो कैमरास बनते थे, हालांकि वो भी ज़्यादा अच्छे थे। मुझे याद है हमारे जो कैमरास होते थे पिक या जो स्टार्टिंग के फ़ोन में आए थे वो भी कितने अच्छे रहते थे। बट 2023 चल रहा है और कैमरे की क्वालिटी ऐसे है तो बहुत बुरी बात है। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते अगर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको किसी ने क्रैक नहीं किया हो गया, सेल्टोस, बाकी हुंडई हो गई, इनफैक्ट होंडा हो गई, और यहाँ तक कि टाटा ने भी अपने कैमरास काफ़ी इम्प्रूव कर लिए हैं। अगर आप टाटा नेक्सॉन और हैरियर देखिए तो फिर, या सफारी, तो कैमरा एक ऐसी चीज़ जिसको क्रैक करने की या कोई ऐसा आपको रिसर्च नहीं करनी है। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, आप लगाइए अच्छी वाली चीज़ें। अगर ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो 5-6 हज़ार रुपये बढ़ा दीजिए प्राइस। हम लोग भी तो मतलब जो भी आपके कस्टमर्स हैं, अगर आप वो आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो प्लस माइनस 5,000 में उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आगे।
तीसरी दिक्कत मुझे अभी जो रियलाइज हुई, याद आई, वो है एक्चुअली इसके एसी थोड़ा तेज कर देता हूँ, आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, बट बताना मुझे कि आपको कितनी डिस्टर्बेंस आई एसी के नॉइज़ की वजह से। तो जो थर्ड पॉइंट है वो एक्चुअली मुझे इसके जो इंडिकेटर्स के नॉइज़ है वो नहीं पसंद, सॉरी साउंड। तो इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं और तीनों के तीनों मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते। तो मैंने वो वाला इसमें साउंड लगाया है इंडिकेटर में जो कि सबसे कम मुझे इरिटेट करता है, बट अब उसकी आदत हो गई है। लेकिन थोड़ी वैरायटी होती है, फिर ऑप्शन होता है कुछ डाउनलोड करने का या फिर कस्टमाइज़ करने का, तो काफ़ी अच्छा रह जाता। और यहाँ मैं रेड लाइट देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ख़राब है। ये वाली रेड लाइट ऑन है तो फिर जा सकते हैं शायद। ऐसा काफ़ी इंडिया में देखना पड़ता है आपको, पता नहीं रहता। ओके, इधर भी रेड लाइट नहीं है, तो एक रेड लाइट है, तो शायद मेरी तो ग्रीन हो सकती है। ये इसकी जो नॉइज़ है, साउंड है एक्चुअली, नॉइज़ नहीं। कई लोगों को नॉइज़ लगती है, बट मुझे काफ़ी पसंद है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो म्यूज़िक ना चलाकर इंजन की साउंड सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के उसकी आवाज़ सुनता रहूँ, बट अच्छी जहाँ पे साउंड आती है वो। स्कॉर्पियन की जो साउंड है वो मुझे बहुत पसंद है, खासकर जो डीजल इंजन की जो साउंड आती है। कई लोग इसको नेगेटिव पॉइंट मानते हैं कि डीजल इंजन से आवाज़ आ रही है, तो इंजन है तो आवाज़ तो आएगी। और डिपेंड करता है, अगर जो इंजन की साउंड है वो किस तरीके की आ रही है, आपको परसेप्शन है, हो सकता है किसी को ना पसंद आती हो, वो भी सही है, बट मुझे पसंद है इंजन की जो साउंड है। और इसी के साथ ही जब आप म्यूज़िक ना चलाकर, ये थोड़ा सा टच में दिक्कत आ रही है, तो ये एक और पॉइंट बन सकता है, बट ये अभी अभी की बात है। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर में सेट करता हूँ। तो जो इसकी नेक्स्ट बात है, इंजन की साउंड मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी कई लोगों को नहीं पसंद है। और हाँ, अगर आप इंजन की साउंड सुनना प्रेफर करते हैं तो इंजन की जो साउंड है वो आपको कई सारी चीज़ें गाड़ी के बारे में बता देती है कई बार। तो होता ये है कि अगर आप म्यूज़िक चला के गाड़ी चलाते हैं, म्यूज़िक सुनते हुए गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या रहता है, आपके ना कई बार होता है, अगर आपके टायर में कुछ चीज़ खराबी थी जो आपको आवाज़ आती पहले पता चलता, या फिर आपके किसी पार्ट में कोई चीज़ लटक रही है, टूटने वाली है, मड फ्लैप हिल रहा है, टकरा रहा है टायर पे, या टायर पे कोई अलाइनमेंट की वजह से कोई बॉडी पार्ट टच हो रहा है जो टायर खराब हो सकता है, तो ये सब जो साउंड है कई बार आपकी दब जाती है म्यूज़िक से। और इसीलिए हमेशा थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में बिना म्यूज़िक के ड्राइव करना चाहिए, जिससे कि आप फोकस कर पाएँ कि गाड़ी से कोई एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रही है। और अब क्योंकि हम एक्स्ट्रा साउंड की बात कर रहे हैं, इसी की वजह से आपको इंजन में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी एडवांस में पता चल जाते हैं, क्योंकि आप इंजन के साउंड को काफ़ी टाइम से सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, आपको पता रहता है कि इसके साउंड कैसे कैसे आनी चाहिए। अगर कुछ अनइवन चीज़ आपको फील होती है साउंड में, तो फिर आप उसको पहले से ही डायग्नोस कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से नो रेड लाइट ओनली केओस, तो देखते हैं आगे कब निकल पाता हूँ। हाँ, तो जहाँ पर हम साउंड की बात कर ही रहे हैं, उसी से मुझे एक और पॉइंट याद आया, नेगेटिव पॉइंट्स, कि बिंग महिंद्रा या फिर टाटा में भी ऐसा होता है कि अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग आवाज़ आती रहती है। जो मेरा लेफ्ट फ्रंट का ट्विटर है उसमें से कई बार किर आवाज़ आती है, खासकर जब मैं लो गियर पे होता हूँ और लो स्पीड में होता हूँ, तो फिर तब, या फिर कभी कोई म्यूज़िक में कोई पर्टिकुलर बेस में वो आवाज़ आती है। लास्ट सर्विस जो मेरी हुई थी 10,000 वाली, उसमें मैंने उसको रेस किया था, उन्होंने बोला कि फिक्स कर दिया है, बट बाद में वो दिक्कत दोबारा आ गई। तो ये काफ़ी होता है महिंद्रा या टाटा के इंडियन जो कार मेकर्स हैं उनके साथ में। ऐसे ही यहाँ पे जो बॉडी पार्ट है ये वाला, इसमें से भी काफ़ी जो ऐसी नॉइज़ होती है जो कि उसको क्या बोलते हैं, जो की वाली साउंड होती है, वो इसमें आती रहती है कई बार, और वो अभी नहीं आ रही है बट कभी आ जाती है। तो अब समझाएं तो कैसे समझाएं महिंद्रा वालों को, ये थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाती है। तो ये साउंड से रिलेटेड है। और इसके अलावा यही है कि जब आप म्यूज़िक कम चलाते हैं तो फिर आपको और आप इंजन की या गाड़ी की साउंड को सुनते हैं, गाड़ी के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो आपको ऐसी जो नॉइज़ होती है ना, जो आपको पहले पता चल जाती है कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। साथ में अगर मैं और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो मुझे जो फ्रंट
सीट में, या फिर अगर मैं बोलूँ कि अगर रेड लाइट ग्रीन, हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे इसके बारे में कि फ्रंट रो में जो बंदा बैठा है, जो भी आपके यहाँ पे पैसेंजर है, आप लोग हैं, तो इसमें आपको क्या, मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बताता हूँ। तो कंफर्ट वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरा जो स्टीयरिंग व्हील है वो जो एडजस्टमेंट इसकी अप एंड डाउन होती है उसके साथ में अगर टेलीस्कोपिक भी हो जाता तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। क्योंकि कई बार रहता है कि कुछ आपके घर में अगर मल्टीपल लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, तो हर किसी को रीच अपने अकॉर्डिंग सेट करनी होती है। तो वो अगर एक फीचर होता तो अच्छी बात रहती, गुड टू हैव वाली बात है। बट इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल सकती, बट अगर रहता तो अच्छी बात थी। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स काफ़ी छोटा है। मैंने देखा है कि काफ़ी, जैसे नेक्सॉन हो गई या फिर इनफैक्ट वैगनआर में भी बहुत ही डीप ग्लव बॉक्स है। उसके अंदर आप अपना सारा सामान भर सकते हैं। आप अच्छे से सामान लोड करके उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं जो आपके काम की होती है। तो डॉक्यूमेंट्स प्लस इसके अलावा कुछ आपकी डायरीज है या फिर आपकी डेली काम की चीज़ें हैं, वो आप रख सकते हैं उसके अंदर। तो ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी छोटा है। और इसके अलावा तो मुझे फ्रंट सीट पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता, सॉरी मतलब जो फ्रंट पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं लगती है। और हाँ, अगर जो इसके जो नीचे के मॉडल्स होते हैं, जैसे कि ये Z6 है, इसमें ऑटोमेटिक जो फोल्डिंग मिरर्स होते हैं वो नहीं है। आपके पास कोई यहाँ पे बटन अवेलेबल नहीं है इसको फोल्ड करने का। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडियन मार्केट या फिर इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से लग्जरी नहीं होनी चाहिए। इसको अपर मॉडल्स में नहीं देना चाहिए। ये बेसिक नीड है, जैसे कि आप हॉर्न देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो फोल्डिंग मिरर्स है ये बेसिक होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि रोड इतनी तंग होती है, गलियाँ इतनी तंग होती है, फिर पार्किंग स्पेस इतने तंग होते हैं कि आपको निकालने और डालने से पहले अपने मिरर्स को कई बार फोल्ड करना होता है। तो मैनुअली करना पड़ता है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर बाहर से कराओ तो उसकी अलग दिक्कतें हैं, अपर उसमें जाओ। लेकिन सिर्फ इस फोल्डिंग वाले फीचर के लिए अगर हम अपना बजट इंक्रीज कर लें तो पॉसिबल नहीं रहता है। तो ये एक चीज़ है, ग्लव बॉक्स हो गया। तीसरा एक और जो मेरे को काउंट नहीं पता, तो इसको देख लेंगे कितने मैंने अभी तक बताए हैं। एक और जो इसमें नेगेटिव पॉइंट है मुझे जो लगता है अब रिजॉल्व कर दिया महिंद्रा ने, वो ये है कि ऑटोमेटिक IRVMs होने चाहिए थे इसके अंदर। और अब हालांकि उन्होंने देने चालू कर दिए। तो वैसे मेरा इशू ये नहीं है कि इसमें मैनुअल IRVM है। मेरा इशू ये है जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर आप इसको स्विच करते हैं डे मोड और नाइट मोड में, तो जो आपका एंगल है वो सेम नहीं रहता। डे मोड से नाइट मोड में स्विच करने में आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो मैंने बाकी गाड़ियों में नहीं फील किया, वो सिर्फ इस गाड़ी से रिलेटेड मैंने देखा है। और किसी गाड़ी के IRVM में अगर आप डे और नाइट मोड में स्विच करते हैं मैनुअली तो कोई दिक्कत नहीं आती है, एंगल उसमें सेम रहता है। तो ये एक इश्यू है जो मुझे लगा। बाकी स्टोरेज वगैरह का कई लोग बोलते हैं, मुझे लगता है इनफ स्टोरेज है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके पास जगह हो जाती है बिल्स वगैरह रखने के लिए, और फ़ोन रखने के लिए आगे जगह है। 2 आपके पास कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर साइड में बॉटल्स रखने की जगह है। तो ऐसा कुछ है नहीं जगह से रिलेटेड इशू। और अच्छा खासा आपको मतलब कंफर्टेबल सीट्स मिली हुई है। तो बाकी इसके अलावा सब अच्छा है। आगे अगर हम पीछे की बात करें तो मुझे लगता है एक चीज़ जो महिंद्रा दे सकता था वो है ये ग्रैब हैंडल्स। जब गाड़ी में चढ़ते हैं पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं, खासकर कई बार होता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं और या फिर कोई अगर ओल्ड एज में कोई है उनको चढ़ना है, या फिर कोई बीमार है उनको चढ़ना है, तो होता ये है कि उनके पास पकड़ने के लिए, सहारा लेने के लिए चढ़ते और उतरते वक्त कोई ऑप्शन होता नहीं है। हालांकि मैंने कुछ लगाया है, आप यहाँ पे शायद देख सकते हैं ये वाली चीज़, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था, उसको ग्रैब करके चढ़ सकते हैं, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट ये रहता है जो ग्रैब हैंडल्स होते हैं। तो बाकी गाड़ी में आते हैं, जैसे आपने देखा होगा एंडेवर में आई गेस और फॉर्च्यूनर में शायद वो है ग्रैब हैंडल्स। पीछे वाले लोग परेशान हो रहे हैं, तो खाली पीली मैं चल रहा हूँ, मैंने ब्लॉक नहीं किया ट्रैफिक। तो हाँ, वो ग्रैब हैंडल्स अगर पीछे रहते चढ़ने उतरने के लिए तो बहुत सही रहता। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है पीछे वाली, राइट और लेफ्ट दोनों के लिए। मिडिल वाला जो पैसेंजर है उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो एक तो वो कमी है।
बट वो भी मैनेजेबल है। आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप पीछे तीनों लोगों के लिए बराबर कंफर्टेबल सीट्स बना दें महिंद्रा, वो शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ वो कर सकते थे वो ये थी कि जो मिडिल पैसेंजर है उसके पास हेडरेस्ट नहीं है। हेडरेस्ट एक दिया गया है, काफ़ी छोटा है, तो वो हेडरेस्ट अगर होता जैसे नॉर्मली बाकी के दोनों हेडरेस्ट हैं, तो क्या रहता है कि पीछे वाले को काफ़ी कंफर्टेबल होता। अगर ठीक है, आप स्पेस या सीट्स का जो डिज़ाइन है उसकी वजह से कंफर्ट लेवल कम है, लेकिन हेडरेस्ट की वजह से आप कहीं पे तो कंफर्ट लेवल बढ़ा सकते थे। और हेडरेस्ट होना एक सेफ्टी फीचर भी है, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर, खासकर जब आप पीछे से कोई आपको हिट करता है, तो एक चीज़ होती है कि आपकी गर्दन पीछे जाती है, उसको विप्लैश बोलते हैं। और पीछे वाले पैसेंजर के लिए ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है कि इन केस ऑफ सच इंसिडेंट्स हो सकता है कि उसकी गर्दन बहुत तेज़ी से पीछे जाए, क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर हेडरेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से वो बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है, छोटा हेडरेस्ट और नीचे की सीट्स भी कंफर्टेबल उतनी नहीं है। तो हाँ, बस यही कुछ पॉइंट्स है बैक सीट के लिए। बैक सीट में अगर एक चीज़ और होती तो अच्छा रहता। दो चीज़ मैं बोलूँगा। पहली चीज़ है कि जो सीट्स हैं, अगर वो रिक्लाइन एंगल उनका थोड़ा ज़्यादा रहता, अभी रिक्लाइन होती है पर बहुत ही कम होती है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है रिक्लाइन जितनी होनी चाहिए। और अगर रिक्लाइन एंगल थोड़ा अच्छा रहता तो अच्छी बात थी। साथ ही जो सीट्स अगर वो स्लाइडिंग होती तो काफ़ी अच्छी बात थी। तो स्लाइडिंग सीट जैसे कि सफारी में आपको मिल जाती है, और उससे फ़ायदा ये रहता है कि आप आगे वाले जो पैसेंजर्स हैं वो एडजस्ट करके अपनी सीट्स को अपना कंफर्ट लेवल डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही ये पॉइंट बनता है, नेगेटिव पॉइंट, लास्ट रो के लिए, कि अगर मिडिल रो में स्लाइडिंग फीचर होता तो लास्ट रो में जो लोग हैं, और डिपेंड करता, मतलब इस पे डिपेंड करता है कि कौन कितने लोग कैसे कैसे बैठ रहे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते थे। अभी क्या है, फिक्स्ड है तो कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा है वैसे ही रहना है। तो ये पॉइंट है मिडिल रो वाला। इसके अलावा अगर एक चीज़ उन्होंने और दी होती, जितने भी हमारे ये जो सीट्स के पीछे की जो स्पेस होते हैं सामान रखने के लिए, अगर वहाँ पर जैसे आजकल किसी गाड़ी में तो मैंने देखा था, शायद Hyundai की गाड़ी थी या किया की गाड़ी थी, उसमें क्या है कि एक तो आपके पास डीप पॉकेट होते हैं, इसके अलावा अगर आप एक छोटा पॉकेट फ़ोन रखने के लिए देते हैं, तो आजकल हर कोई फ़ोन रखता है, और पीछे के पैसेंजर्स मोस्टली पॉकेट में फ़ोन रखने से अनकम्फर्टेबल होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर उस पॉकेट में डालो तो वो सीधा अंदर चले जाते हैं, और कई बार उतरते वक्त भूल जाते हैं। अगर एक छोटा पॉकेट रहता है, जो मुझे याद नहीं आ रहा अभी किस गाड़ी में अवेलेबल है, आप बताइएगा, अगर वो अवेलेबल होता तो फिर वो एक एडिड बेनिफिट होता। तो ये वाली चीज़ है। अब हम चलते हैं लास्ट रो में। लास्ट रो में दो तरीके की दिक्कत है, एक है एज ए पैसेंजर और एक है ऐसा अगर आप उसको फोल्ड करके चलाते हैं। तो एज ए पैसेंजर वाली ये दिक्कत है कि ठीक है, अंदर बाहर जाना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत यहाँ पर है कि वही आगे वाली सीट अगर स्लाइड वाली होती तो पीछे वालों के लिए कंफर्ट लेवल हम इंक्रीज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, आगे वाले लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके। और बट जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि पीछे वालों के लिए एसी के वेंट्स नहीं है, और एसी के वेंट नहीं होने पर दिल्ली या दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया की इतनी गर्मी पर उनको बिठा के ले जाना, उनको बिठा के लेकर जाना एक तरीके से उनको सजा देना है। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो कि थोड़ा सा दुश्मन भी है फ्रेंडी भी, तो आप उसको बोले कि चाहिए तुझे आओ तुम्हें घुमा के लाता हूँ, और लास्ट रो में उसे बिठाओ दिल्ली की गर्मी में, और बस आपका बदला पूरा, जो भी आपका बदला है। तो ऑन अ लाइटर नोट, हाँ, पीछे के जो लास्ट है उनके लिए सजा है एक तरीके से। या तो पूरी गाड़ी आपकी जब चिल्ड हो जाए, एकदम ठंडी हो जाए, उसके बाद ही आप पीछे की रो ढंग से यूज़ कर पाते हैं, जैसे कि जो पैसेंजर उनको कंफर्टेबल लगे। और इसमें भी एक और चीज़ है कि कई बार होता है कि पूरी गाड़ी ठंडी अगर हो भी गई है एसी की वजह से, फ्रंट की जो एसी और मिडिल रो का जो एसी है, तो तब भी एक अलग फील होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके मुंह पे हवा लग रही है, तब आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। वजह है कि आप ट्रैवल करें बट आपके पास हवा का कोई सोर्स नहीं है, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है। तो उसके लिए लोगों ने एक्स्ट्रा फैन जो आते हैं अमेजन पे छोटे वाले, उनको यूज़ किया है, पीछे फिट किया है, बट उसकी वही है कि उतना यूज़फुल नहीं है। अगर कंपनी वाले दे देते एसी वेंट्स तो सही रहता, बट ठीक है, गुड टू हैव फीचर है। उन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत है जो रेगुलर पैसेंजर्स पीछे बिठाते हैं। हालांकि बच्चे ही होते हैं जो उसका साइज है, वहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं,
और जनरली बच्चे मानते नहीं है लास्ट रो में बैठने के लिए, तो वैसे भी वो तो आगे आ ही जाने हैं। तो रहता तो अच्छे रहता, साथ में वहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है लास्ट रो के लिए। अगर वो लाइट रहती तो कई बार होता है कि पीछे आप कुछ काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, पीछे जो भी बैठा हुआ है, तो तब थोड़ा हेल्पफुल रहती है वो लाइट जो है। ऐसे ही अगर लास्ट रो को आप, जैसे जो इसका एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लास्ट रो को यूज़ कर रहे हैं लगेज रखने के लिए, तो वहाँ पे फ्लैट बेड नहीं बनता है कभी भी। आप उसको 2 स्टेप में टम्बल करते हैं, पहला स्टेप एंड सेकंड स्टेप। और उसमें क्या रहता है कि आप, ऐसा लगता है कि जैसे आप ऑलरेडी एक लगेज लेके जा रहे हैं हर वक्त, और आप फुल्ली यूटिलाइज कर नहीं पाते। इसकी जगह पर अगर ये होती XUV 700 या 300 की तरह, या बाकी जैसे हेक्टर सफारी में आता है, आप स्प्लिट फोल्ड करते हैं और वो पूरा बेस जो आपकी सीट है वो अंदर चली जाती है और बेस बना देती है, आप उसके ऊपर सामान रखते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो 2 में से या तो कम से कम एक चीज़ देनी चाहिए थी, स्प्लिट सीट देते, प्लस मतलब 50-50 स्प्लिट सीट या फिर 60-40 स्प्लिट सीट देते, प्लस इसको बना देना चाहिए था कि फोल्ड करने पर वो फ्लैट बेड बन जाए। अब फ्लैट बेड ना बनने की वजह से आप लगेज अपना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अच्छे से, और 60-40 या 50-50 स्प्लिट ना होने की वजह से ये दिक्कत रहती है कि अगर आपके पास 6 पैसेंजर हैं, जनरली क्या रहता है 5 लोग तो ठीक है चले जाएंगे आराम से, और अगर आप चाहते हैं कि आप 6 लोग जाएं, और जैसे कि XUV 700 में क्या रहता है, अगर 6 लोगों को जाना होता है तो 5 लोग आगे बैठते हैं, 2+3+, फिर एक जो पैसेंजर है वो लास्ट रो में, और एक सीट को फोल्ड कर दिया जाता है जिससे कि उसके ऊपर लगेज आ जाएगा। तो उस तरीके से लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्प्लिट सीट को यूज़ करके या तो पैसेंजर बिठा लेते हैं और बाकी जगह पर लगेज रख लेते हैं। बट इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसमें है कि या तो आप पैसेंजर बिठा लो, फिर पैसेंजर के बगल में बैग्स रख दो, और उस तरीके से बैग उतनी एफिशिएंसी के साथ आ भी नहीं पाते। और दूसरा ये है कि आप सीट को फोल्ड कर दो और पैसेंजर को डिक्की में बिठा दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव और मतलब मिक्स ही करके मैंने बता दिया है। साथ ही अगर हम ड्राइव से रिलेटेड बात करें, ड्राइव कंफर्ट वाला, तो कंफर्ट तो उसमें एक नंबर है। अगर पैसेंजर की बात हो या फिर ड्राइवर की बात हो जो चला रहे हैं, तो सबको कंफर्ट में कोई कमी नहीं है, लास्ट रो को छोड़कर। उसमें जो थोड़ा बहुत AC वेंट्स ना होने की वजह से, स्पेस ना होने की वजह से वो वाला जो कॉम्प्रोमाइज़ है, बट वो ऑब्वियस है, पता है कि लास्ट रो में कोई बैठेगा तो लेग स्पेस उतना नहीं मिलेगा। बट AC वेंट रहता तो ठीक है, वो एक चीज़ हो सकती थी महिंद्रा की तरफ से अच्छी, बट कोई बात नहीं। लेकिन इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बात करें ड्राइव एक्सपीरियंस की, तो इस गाड़ी में ड्राइव एक्सपीरियंस को लेकर कोई कमी नहीं है। मतलब इस गाड़ी का जो इंजन है, जो पावरफुल 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, प्लस 2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है, वो इतना एफिशिएंट और रिफाइंड है कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लगती है। मतलब आप कैसे भी रास्तों में जाओ, आप कैसे भी इसमें जाओ, पहाड़ों पर जाओ, ऑफ रोडिंग करो, आपके पास पावर की हमेशा एक अबेंडेंट रहता है पावर आपके पास में। मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 100 पर चल रहा हूँ और मुझे अचानक से किसी को ओवरटेक करना है, तो सिर्फ मैं पैडल प्रेस करता हूँ और ऐसे में 130 क्रॉस। तो हालांकि मैं हाई स्पीड प्रेफर नहीं करता हूँ और सजेस्ट भी नहीं करता हूँ किसी को, खासकर ऐसी ऊंची गाड़ी में जैसे स्कॉर्पियो एन की तरह, तो अवॉइड करनी चाहिए हाई स्पीड। बट बात यह है कि अगर आपको पावर चाहिए, अगर आप 100 पर भी हो 6 गियर में, आप बस पैडल प्रेस करो और गाड़ी जूम। काफ़ी लोगों का कंसर्न माइलेज को लेकर रहता है, मैं बहुत लंबी कहानी नहीं बताऊंगा। इन शॉर्ट, माइलेज जो इस गाड़ी का है, डीजल इंजन है ये, 4x2 है, और या 2x4 आप जो मर्जी बोल लीजिए, 4x4 नहीं है तो मैनुअल है, मैनुअल डीजल। इसका माइलेज 14 का मिलता है फ्लैट। मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पहाड़ मिला लीजिए, सिटी मिला लीजिए, प्लेन रोड मिला लीजिए, हाईवे ड्राइविंग, सिटी ड्राइविंग, सब मिला के 14 है मोटा मोटा। अगर आप सिटी में आप ड्राइव करें, बम्पर टू बम्पर है आपका ट्रैफिक, तो आप 2 कम कर लीजिए, आपको 12 का मिलेगा। अगर आप हाईवे पर चले जाते हैं और अच्छी ड्राइविंग करें तो 2 आप प्लस कर लीजिए, आपको 16 का मिलेगा। ऑन एन एवरेज आपको 12 का मिलेगा, 14 का मिलेगा। तो ये इसका माइलेज है। मैंने करीब 16,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और ये उसका पूरा एक्सपीरियंस है कि आपको 16,000 की ड्राइविंग में जो माइलेज मिलता है वो ऑन एन एवरेज 14 का मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।